हेलो दोस्तों, मेरा नाम दिलेश्वर प्रसाद साहू है और आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक नाडेप कंपोस्ट लेकर के आया हूं। और आप लोगों ने जो मेरे पुराने वीडियो पर जिस तरीके से प्यार जताया है, लाइक किया है, उसमें कमेंट से किया है, उसको शेयर किया है, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आप लोगों को मेरे चैनल में नया वीडियो डलते ही आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो नाडेप कंपोस्ट के बारे में मैं आप लोगों को बताना स्टार्ट करता हूँ। नाडेप कंपोस्ट को बताने से पहले मैं आप लोगों को कंपोस्ट के बारे में बताना चाहता हूँ कि कंपोस्ट क्या होता है। कंपोस्ट पौधों के अवशेष, पशुओं के बचे हुए चारे, कूड़ा करकट, किचन का अवशेष पदार्थ, इन सब का बैक्टीरिया और फंजाई द्वारा विच्छेदन होता है। वो भी एक विशेष दशा में विच्छेदन होता है और उसके बाद जो पदार्थ प्राप्त होती है उसे हम लोग बोलते हैं कंपोस्ट। कंपोस्टिंग क्या होता है? कंपोस्टिंग एक जैविक प्रक्रम होता है जिसमें अवायुजीवी तथा वायुजीवी दोनों प्रकार के सूक्ष्म जीव कार्बनिक पदार्थों का विशेष दशाओं में विच्छेदन करते हैं और उनके CN अनुपात को, मतलब कार्बन नाइट्रोजन अनुपात को कम कर देते हैं। और कंपोस्टिंग के द्वारा जो हमें पदार्थ मिलता है उसे हम लोग कंपोस्ट कहते हैं। सीधे भाषा में आप लोगों को बताऊंगा कि कंपोस्ट बनाने की प्रक्रिया को ही कंपोस्टिंग कहा जाता है। अब मैं आप लोगों को नाडेप कंपोस्ट के बारे में बताना स्टार्ट करता हूं कि नाडेप कंपोस्ट क्या होता है। नाडेप कंपोस्ट को सर्वप्रथम महाराष्ट्र के सफल किसान श्री नारायण देवराव पानधारी पांडे जी ने दिया था। अधिकतर आप लोगों ने देखा होगा कि जो फसल अवशेष है, किचन की जो वेस्टेज है, गाय के जो गोबर है, उसको कहीं पर भी इकट्ठा कर दिया जाता है। उससे क्या होता है, वर्षा की पानी जब उसमें पड़ती है तो पानी के द्वारा उसकी पोषक तत्व बह करके चली जाती है और उसमें पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। तो उससे हम लोग कैसे खाद बनाएं, इसमें आप लोग को बताऊंगा कि उसका हम लोग नाडेप कंपोस्ट के मेथड द्वारा हम लोग उसका खाद बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। अब मैं आप लोग को बताऊंगा कि नाडेप कंपोस्ट को कैसे बनाया जाता है। तो नाडेप कंपोस्ट बनाने की विधि, इसमें पहला आता है जगह का चयन। तो आप लोग अपने फार्म के किनारे में जगह का चयन कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है टैंक का निर्माण। टैंक के निर्माण के लिए हमें लगभग 1500 ईंटों की आवश्यकता होती है। तो हम लोग टैंक का निर्माण करते हैं तो टैंक के निर्माण करते समय इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि जो टैंक की लंबाई है उसको 12 फीट, चौड़ाई उसका 6 फीट और ऊंचाई हम लोग 3 फीट रखते हैं, ठीक है। और नीचे उसके तल को सीमेंट कंक्रीट की सहायता से अच्छे से मजबूत बना लेते हैं और इसकी दीवारें 9 इंची, मतलब 9 इंच मोटी रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, जो नीचे से तल से नीचे 9 इंच के ऊपर में हम लोग छोटा छोटा छिद्र छोड़ देते हैं जिससे आसानी से इसमें एरेशन हो जाए। अब क्या करते हैं हम लोग, टैंक की भराई के लिए आवश्यक सामग्री, टैंक की भराई के लिए हम लोग आवश्यक सामग्री का संग्रहण करते हैं। जैसे जैसे वेस्टेज पदार्थ हो गया, उसकी मात्रा कितनी आवश्यकता होती है, 1400 से 1500 किलोग्राम। जो वेस्ट मटेरियल्स, मतलब फसल अवशेष, पशुओं का बचा हुआ चारा, किचन के जो अवशिष्ट पदार्थ हैं उस सबको इकट्ठा कर लिए, उसकी लगभग 1400 से 1500 किलोग्राम की आवश्यकता होती है। उसके बाद 1500 से 1700 किलोग्राम जो बारीक छनी हुई मिट्टी को हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं। और क्या करते हैं, 100 से 150 किलोग्राम गोबर को इकट्ठा कर लिए और 1500 से 2000 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है। यदि आप लोग नाडेप कंपोस्ट में एजेटोबैक्टर, एजोस्पेरिलम और PSB, मतलब फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग को बायो फर्टिलाइजर को यदि डालना चाहेंगे तो एजेटोबैक्टर आधा किलोग्राम और एजोस्पेरिलम आधा किलोग्राम और फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बायो फर्टिलाइजर 1.5 किलोग्राम की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही यदि आप इसकी गुणवत्ता को और बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें 3 किलोग्राम रॉक फॉस्फेट को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तब इसको हम लोग कैसे भरते हैं, टैंक की भराई कैसे करेंगे, तो सर्वप्रथम आप लोगों को बताऊंगा कि टैंक की भराई नीचे तल से हम लोग 1 फीट, नीचे तल में 1 फीट वेस्टेज पदार्थ, मतलब जो पशुओं का बचा हुआ चारा, फसल अवशेष या फिर किचन का जो वेस्टेज है उस सब को हम लोग इसमें भर देते हैं। भरने के बाद 4 से 8 किलोग्राम जो गोबर होता है उसको 100 से 125 लीटर पानी में घोल देते हैं। घोलने के बाद इसको अच्छे से छिड़क देते हैं जिससे वो गीला हो जाए, ठीक है। गीला करने के बाद क्या करते हैं हम लोग, गीला करने के बाद जो मिट्टी होती है, जो छनी हुई मिट्टी होती है, उसकी 3 इंच मोटी लेयर बना देते हैं। मतलब इसमें 3 इंच मोटी वो जो लेयर बनाते हैं वो किसकी होनी चाहिए, जो मिट्टी जो हम लोग बारीक छान के रखे हुए हैं उसकी इसमें एक परत बना देते हैं। आप लोग को ये बात ध्यान में रखना आवश्यक है, जो हम लोग इसके लिए आवश्यक सामग्री का चयन कर रहे हैं उसमें कोई भी जो अपघटित ना हो वो उस पदार्थों का उपयोग नहीं करना चाहिए। जैसे कांच हो गया, इस सबको बाहर निकाल करके रख देना चाहिए, ठीक है। अब इसमें मिट्टी का जो परत बन गया, उसके बाद यही सीक्वेंस आप लोग जब तक ये टैंक ना भर जाए तब तक करते रहिए। और भराई का कार्य तब तक किया जाता है जब तक टैंक के ऊपर में इसकी ऊंचाई 9 इंच ना हो जाए, ठीक है। ये टैंक के ऊपर तक हम लोग 9 इंच तक भर दिए। अब भरने के बाद क्या करते हैं, ऊपर में हम लोग 3 इंच मोटी लेयर गोबर और जो छनी हुई मिट्टी है उसका लेपन बना लेते हैं। लेपन बनाने के बाद इसको हम लोग ढक देते हैं।
अब ढकने के बाद क्या करना है आप लोगों को, समय समय पर इसका निरीक्षण करते रहना है। ठीक है, निरीक्षण करते रहना है मतलब 10 से 15 दिन के बाद इसमें दरारें पड़ जाती है। दरारें पड़ने के बाद क्या करते हैं हम लोग, इसमें गोबर के घोल को पानी के साथ मिलाए रहते हैं, उसको गोबर के घोल को इसके ऊपर में हम लोग फिर से दरार में भर देते हैं। अब आप लोग देखोगे कि कुछ दिनों के बाद यह नीचे दब जाएगी, मतलब कम से कम 1 से 1.5 फीट ये नीचे दब जाती है। नीचे दबने पर आप जो लेयर का जो सीक्वेंस बनाए हैं उसी लेयर के सीक्वेंस से आप इसको फिर से भर देंगे। भरने के बाद आप लोग देखोगे कि 80 से 90 दिन के बाद, मतलब 80 से 90 दिनों के बाद क्या करते हैं हम लोग, छोटा छोटा इसमें छेद बना लेते हैं। किसकी सहायता से, बांस की सहायता से या फिर लोहे के पाइप की सहायता से इसमें हम लोग छोटा छोटा छेद बना लेते हैं। और उस छोटे छोटे छेद में रॉक फॉस्फेट 3 किलोग्राम को पानी में घोल करके 15 से 20 लीटर पानी में उसको घोल लेते हैं। घोलने के बाद उसको उस छोटे छोटे छिद्र में डाल देते हैं। डालने के बाद उसको गोबर के घोल से या फिर गोबर के लेपन से उसको बराबर मतलब मेंटेन कर देते हैं। मेंटेन करने के बाद फिर से हम लोग उसमें छेद बनाते हैं। ठीक है, छेद बना दें, किससे बनाए, बांस या लोहे के पाइप से फिर से छेद बना लिए। अब छेद बनाने के बाद क्या करते हैं, उसमें जो आधा किलोग्राम एजोटोबैक्टर और आधा किलोग्राम एजोस्पाइरिन लिए हैं और 1.5 किलोग्राम पीएसबी फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बायो फर्टिलाइजर, इसको 15 से 20 लीटर पानी में उसको अच्छे से घोल लिए। घोलने के बाद इसको फिर से इस छोटे छोटे छेद बनाए हैं उसमें डाल देते हैं। डालने के बाद उसको फिर से गोबर के लेपन से मेंटेन कर देते हैं। गोबर के जो लेप से मेंटेन किए। और आप लोगों को बताऊंगा कि बायो फर्टिलाइजर क्या होता है, इसके बारे में आप लोगों को ब्रीफली मैं डिस्क्राइब किया हूं। उसका वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, आप लोग जा करके आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। अब इसको अच्छे से मेंटेन करते हैं। मेंटेन करने के बाद आप लोगों को देखोगे कि 100 से 120 दिन में ये खाद बन करके तैयार हो जाती है। ठीक है, ये खाद बन करके तैयार हो जाती है। तो इस प्रकार जो 12 फीट लंबाई, 6 फीट चौड़ाई और 3 फीट ऊंचाई वाले जो नाडेप टैंक होता है, उससे आप लोगों को 25 से 30 क्विंटल नाडेप कंपोस्ट प्राप्त हो जाती है। इस नाडेप कंपोस्ट को आप लोग अपने खेत में अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप इसको बेच करके आमदनी भी कमा सकते हैं। अब मैं आप लोगों को पोषक तत्व इसमें कितनी मात्रा में पाई जाती है उसके बारे में बताऊंगा। इसमें पोषक तत्व नाइट्रोजन है, इसमें 0.70 से 1.25% तक नाइट्रोजन पाया जाता है और फास्फोरस 0.70 से 0.90% तक इसमें फास्फोरस पाया जाता है और पोटास 1.20 से 1.40% तक इसमें पोटास पाया जाता है और सूक्ष्म तत्व भी प्रचुर मात्रा में इसमें उपस्थित होते हैं। अब मैं आप लोग को बताऊंगा कि विभिन्न जो फसलें होती है उसमें इसकी कितनी मात्राएं उपयोग कर सकते हैं। जैसे दलहन तिलहन फसल हो गई, इसमें 3 से 5 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसका उपयोग करना चाहिए। धान और गेहूं है, इसमें 10 से 12 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अंतिम जुताई के समय हम इसको भूमि में मिला देते हैं। और जैसे फल वाले पौधे हो गए, फल वाले पौधे में क्या करते हैं, 13 से 14 किलोग्राम प्रति पौधे के हिसाब से इसको उपयोग करते हैं। सब्जी में कैसे करते हैं, सब्जी में जो अंतिम जुताई होते रहती है उस समय 13 से 14 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से भूमि में मिला देते हैं। इस तरीके से मैं आप लोगों को नाडेप कंपोस्ट के बारे में पूरी तरीके से जानकारी दे चुका हूं। और यदि आप लोगों को मेरा वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, इसमें कमेंट्स करें, उसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलिए। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।